मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी, हमारे विद्यालय के विभागाध्यक्ष मैडम गांगुली, आप सभी से नम्र अनुरोध है कि माँ सरस्वती के समक्ष, माता सरस्वती तू स्वर की दाता, तू ही वर्णों की माता, तुझमें ही नवाते शीश, दे सरस्वती मैया तू अपना आशीष। माँ सरस्वती के हृदय में हम सभी अगर माँ बसा लें तो हमारा जीवन ज्ञान और शिक्षा से भर जाता है और हम अपना जीवन बहुत ही आनंद से मेरा नाम माही अग्रवाल है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी से अवगत कराना चाहती हूँ। सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। यह प्रेरणादायक शब्द हिंदी के कथा एवं उपन्यास सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गणपत राय श्रीवास्तव था। गोरखपुर के मिशन स्कूल से 8वां दर्जा पास करने के बाद उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में 9वें दर्जे पास किए। 1898 ईस्वी में कॉलेज स्कूल से एक साधारण छात्र के रूप में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। जब मुंशी प्रेमचंद जी 7 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और जब वे 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता का भी देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी की माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। वे लम्ही गांव के टाक मुंशी थे। सन 1819 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें स्कूलों के डेप्यूटी सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक कष्ट और इलाज ठीक से ना हो पाने के कारण यह दिन 8 अक्टूबर सन 1936 को पिता के लिए पेश गया। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं कशिशा कक्षा 11 की छात्रा आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्य जीवन पर प्रकाश डालना चाहूँगी। तूफान आते हैं, कश्तियाँ पलट जाती हैं, पर कुछ लोग मर के भी अमर हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्य जीवन का आरंभ सन 1901 में हो चुका था। आरंभ में वह नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे और मुंशी प्रेमचंद जी साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति, चाहे वह सामाजिक हो, राजनैतिक हो या पारिवारिक हो, इन सब को अपनी रचनाओं में कुछ इस तरह से समेटा है कि वह अपने आप में ही एक उदाहरण है। प्रेमचंद जी हिंदी युग के प्रवर्तक रचनाकार थे। इनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलती है। वह सर्वप्रथम उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य को वास्तविक भूमि पर ला खड़ा किया। इनकी रचनाओं में मामरिकता भी है। प्रेमचंद जी को न कि केवल देश में बल्कि विदेशों में आदर प्राप्त है। इनकी रचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे। उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लघोटियाँ तथा मुहावरे की प्रयोग की प्रचुरता मिली हुई है। इनकी शैली सहज, सरल, व्यवहारिक और मुहावरेदार है तथा इसमें व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। इनकी शैली आकर्षक भी है। प्रेमचंद जी की कुछ प्रसिद्ध उपन्यास जैसे कि सेवा सदन, गोदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि है। इनकी कहानी का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिनमें 300 से अधिक कहानियां हैं। गोदान इनकी एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में से एक है। कथा शिल्पी प्रेमचंद जी ने अपने लेखन द्वारा तत्कालीन भारत में सामाजिक,
आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के प्रति जनता को मुखर बनाया। मुंशी प्रेमचंद जी जैसा समाज सुधारक और समाज निर्माता हम जैसे भारतवासियों को मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब आइए आप सभी के समक्ष प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत होने जा रहा है। आइए इसे देखते हैं। छा जाता है, यह स्वयं ही अनुभव करके लिखा है। कहानी में प्रेम का किरदार स्वयं लेखक का ही है, जो आप बीती बता रहे हैं। किस तरह धनवान मित्र ईश्वरी की संगति में रहकर उसके जैसा विलासी जीवन जीकर कैसे धन के नशों में चूर हो जाते हैं, और वहीं धन का नशा जब उतरता है तो उन्हें इस बात की अनुभूति होती है कि धन भी एक नशा ही है, जो अपने वश में करके उसे बर्बाद कर देता है। तो आइए इसके नाट्य रूपांतरण को देखें। ईश्वरी के पिता अपने जमींदारी की रौब झाड़ते हुए थोड़े से खिन्न मुद्रा में, चिंतित किंतु आत्मविश्वास से भरे, धन दौलत शोहरत के मन में चूर बैठे हुए दिखाई देते हैं। अपने जमींदार होने का गम उनके हर एक वार्तालाप से झलक रही है। अरे कहाँ हो सबके सब? कहाँ मर गए? आया बाबू साहब, बाकी सबका कुछ अता पता क्यों नहीं है? जी हुजूर, मेरे भोजन का क्या प्रबंध हुआ? जी बाबू साहब, अभी लगवा देता हूँ, जल्दी करो, मैं तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जी हुजूर। मुनीम जी, अरे ओ मुनीम जी, कहाँ मर गए? जी सरकार, आपने पुकारा। जी, अगर मेरे हिसाब किताब में कुछ भी गलती हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं सरकार, आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक एक भी रुपए की कौनो चूक हुई है का, जो आज होगी और होनी भी नहीं चाहिए। जी सरकार। ईश्वरी और प्रेम में एक साथ पहली श्रेणी में सफर करना, वो भी ईश्वरी के पैसों के बल पर, प्रेम के लिए एक सुखद अनुभूति है। ईश्वरी और मुझ में ना तो कभी बनी ना बनेगी, इस बात पर कि ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा और मैं एक छोटे क्लर्क का बेटा। ईश्वरी, तुम जैसे धनी लोगों के कारण ही हम सबों और गरीब लोगों का धरती पर रहना दिन ब दिन कष्टमय होता जा रहा है। क्यों मित्र, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने क्या किया वह तो बात की बात है, पर तुम्हारे जैसे धनी वर्ग के लोग अपने धन दौलत की वजह से हम गरीबों को कुछ समझते ही नहीं हो। अब मेरे पिताजी के पास जो पैसे हैं वो मेरे हैं और मैं एक धनवान पिता का पुत्र हूँ। क्या यही मेरी गलती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग एक हिंसक पशु और खून चूसने वाले जोक की तरह लोगों से काम करवाते हैं, उन्हें आदेश देते हैं तानाशाह की तरह, और जो न काम हुआ तो चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं। अरे प्रेम, देखो, ईश्वर ने सबको एक समान तो बनाया नहीं, अब इसमें मेरे अकेले का क्या दोष? अब मैं और मेरे घर वाले धनवान हैं, ये भी तो ईश्वर की ही कृपा से है। लेकिन जब लोग अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो झल्लाहट तो होगी ही। आखिर वह अपना काम बिना तनख्वाह के थोड़ी ना करते हैं। देखो, आ गई ना अमीर और जमींदारों वाली रौब और झूठी शान, जिसमें गुजर जाते हैं हम गरीब। ओहो प्रेम, अब बस भी करो। क्यों? अब बस क्यों करूं?
ठीक है तो बोलते रहो, लेकिन देखो वो हमारी ट्रेन आ रही है। हाँ तो आने दो, तब ना उसमें सवार होंगे। उस यात्रा की सुखद अनुभूति लेते हुए मैंने ईश्वरी के साथ इतनी बहस की, उसे इतना भला बुरा कहा, पर बदले में उसे कभी भी गर्म होते या गुस्सा करते नहीं देखा। लगता है कि वह अपने पक्ष की कमजोरी पहले से जानता है और अमीरों में जो बेदर्दी और उदारता होती है वह उसे प्रचुर मात्रा में मिली है। प्रेम, जो आज तक इंटर क्लास में भी सफर ना किए थे, तो जब उन्हें पहली क्लास में अपने मित्र ईश्वरी के साथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह भी दशहरे की छुट्टियों में ईश्वरी के घर जाकर रहकर पढ़ाई करने के लिए, तो इस सौभाग्य को लेखक पूरे तन मन से महसूस कर रहे थे। तभी ईश्वरी ने टोका, अरे प्रेम कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं। सच में मित्र, ट्रेन में सवार होने से पहले खानसामों द्वारा जो हमें खिदमत प्राप्त हुई वह कितनी लाजवाब थी ना। अगर तुम भी इसी तरह अपने नौकरों को रोज पैसे दो तो वो भी तमीजदार हो पाएंगे। तो मतलब क्या तुम यह समझते हो कि ये सब इनाम के लालच में इतना अदब दिखाते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनकी खून में ही मिली हुई है ना। हाँ, ईश्वरी और प्रेम भोर होते होते मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर स्वागत के लिए दो भद्र पुरुष और दो बेगारों ने लगेज उठाया। एक का नाम था रियासत अली और दूसरा राम हरक। जनाब, ये सरकार क्या आपके साथ पढ़ते हैं? जी, मेरे साथ पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं, या फिर यूँ कहो मैं इनके साथ पढ़ता हूँ। इन्हीं के बदौलत मैं अभी तक इलाहाबाद में पढ़ने के लिए टिका हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ आ जाता। वाह हुजूर, बढ़िया है। मगर आप काफी सादे निवास में लगते हैं सरकार। अरे ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं। अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है। अरे अगर तुमने महाराजा चांगली को देखा होता तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते। वह तो गाढ़े मिजेई और चमरौधी जूतों में बाजारों में घूमा करते थे। और इस तरह दोनों मित्र घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने पर ईश्वरी ने प्रेम का परिचय अपने पूरे परिवार के साथ करवाया, वो भी यह कहकर कि प्रेम उसके समान धनवान है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। अरे ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरा मित्र है पिताजी, ये भी हमारी तरह धनवान है। प्रणाम। खुश रहो। पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? जैसी आपकी इच्छा पिताजी। ये सब तुम्हारा ही तो है। धन्यवाद पिताजी। हवा ऐसी बनी कि न सिर्फ ईश्वरी के घर वाले वरन उसके देहात के अन्य सभी लोग प्रेम को हुजूर कहकर पुकारने लगे। ईश्वरी, तुमने तो मेरी मिट्टी पलित कर दी। क्यों प्रेम, ऐसा क्या हुआ? यहाँ जो तुम सबसे कहते फिर रहे हो कि मैं तुम्हारी तरह धनवान हूँ। मतलब मित्र तो मैं तुम्हारा हूँ ही, पर तुम्हारे जितना धनवान तो नहीं, धनवान पिता का पुत्र तो नहीं। क्यों? अरे प्रेम छोड़ो, जाने दो। क्यों? अब क्यों जाने दूं? जो न इतना ताना बाना बुनते तो ना चलता। देखो प्रेम, अगर ऐसा होता तो यह सब तुम्हारी इतनी इज्जत नहीं करते। और मैं हूं ना, तुम बिना किसी फिक्र किए यहाँ के मजे लो। जो भी हो यार, तुम बड़े शैतान हो। क्यों मेरी मिट्टी पलित करते हो? इन गधों के साथ ऐसा व्यवहार करना ही उचित है, वरना यह सीधे मुंह बोलते भी नहीं। ठीक है, छोड़ो। प्रेम को हर वह सुख ईश्वरी के घर पर मिला जो शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले इनके पैर दबाओ। नहीं नहीं, रहने दो। अरे नहीं नहीं साहब। ठीक है ना प्रेम?
नाई एक एक कर दोनों बाबू साहब के पैर खुशामदी करते हुए दबाता है। इस तरह धीरे धीरे ईश्वरी के घर में प्रेम का हर एक कार्य अपने आप होने लगा और उसे तमाम भौतिक सुख व विलासी जीवन जीने की आदत सी हो गई। सोचा था कि दशहरे की छुट्टियों में ईश्वरी के घर आकर खूब पढ़ूंगा, पूरी छुट्टियां पढ़कर ही बिताऊंगा, पर यहाँ आकर तो सारा दिन सैर सपाटे में इधर उधर घूमने में ही निकल जाता है। कब पढ़ूं, क्या पढ़ूं क्या खाक, उफ। तब उन्हें यही एहसास होता है कि वे दिनों दिन यहाँ आकर और भी आराम तलब और आलसी बनते जा रहे हैं। चलो जाके सोया जाए। अरे सो कहाँ, बिछौना तो हुआ ही नहीं। देखो तो कहाँ मर गए सबके सब निकम्मे होते जा रहे हैं। अरे कोई है क्या? जी मालिक। बिछौना कब होगा महाशय? सबके सब निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं। ईश्वरी ठीक ही लोग से ऐसे बात करता है, इसी लायक है ये लोग। हो गया, हो गया। जाओ। अरे प्रेम, क्या हुआ? इतने बिगड़े मिजाज में क्यों हो? अरे देखो ना, नींद में झपकियां गिर जा रहा और तुम्हारे नौकर हैं कि समय पर बिछौना ही नहीं करते। सही किया तुमने, ये सब इसी व्यवहार के योग्य है। ठीक इसी तरह प्रेम ने एक दिन रियासत अली को भी खूब फटकार लगाई, क्योंकि शाम हो गई थी। लैंप मेज पर रखा हुआ था, पर वो आखिर समय से जला नहीं पाया। प्रेम ने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों से फटकार लगाई। अखबार मेरी आंखों के समक्ष है, पर मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा। क्यों हुजूर, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप समय पर आकर लैंप नहीं जला पाए। और क्यों? माफी हुजूर, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे कामचोर नौकरों के साथ यहाँ कैसे गुजारा होता है? मैं तो घंटे भर की निर्वाणा हूँ। प्रेम पर ईश्वरी के धन दौलत ऐशो आराम का नशा ऐसा चढ़ता है कि वे भूल जाते हैं कि इन सब कार्यों को उन्हें स्वयं करने की आदत है, क्योंकि वे इतने धनी या धनवान पिता के पुत्र ना होकर एक साधारण क्लर्क के पुत्र थे, जिनके परिवार में 2 वक्त की रोटी और पढ़ाई का खर्चा भी बड़े मुश्किल से चलता था। एक दिन ईश्वरी के गांव के द्वार पर बैठे प्रेम से बात करते लोग। सरकार, ते गांधी बाबा के चेले हो ना? लोग कहते हैं अगर स्वराज आ जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। हाँ तो आने दो, जमींदारों की जरूरत भी क्या है? तो गरीबों का खून चूसने के अलावा ये करते ही क्या हैं? तो सरकार, सबों की जमीन छीन ली जाएगी? खुशी से सब स्वयं ही दे देंगे। सही है सरकार, आजकल जमींदार हम लोगों पर बुरा जुल्म करते हैं। थोड़ी सी अपनी जमीन में से हमें भी अपनी हिस्सा दे दे तो हम भी आपकी चलाकर सेवा करेंगे। देखो भाई, फिलहाल तो मेरा कोई अधिकार नहीं, पर जब भी होगा सबसे पहले तुम्हें बुलाकर, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर तुम्हें अपना ड्राइवर बना लूंगा। जी सरकार। इस तरह लेखक का संपूर्ण समय व्यर्थ की बातों व हवाई बातों में ही बीत जाता है। लेखक की छुट्टियां समाप्त होने वाली थी और उन्हें वापसी करनी थी, वो भी तीसरे दर्जे में उनका टिकट था। उन्हें छोड़ने के लिए गांव के सभी अन्य लोग आए थे। ईश्वरी, हाँ प्रेम। चलो मित्र, मैं चलता हूँ। ठीक है प्रेम, आशा करता हूँ तुम्हारी यात्रा आनंदमय। जी। किसी भी तरह लेखक को अपना स्थान प्राप्त हुआ बैठने के लिए, और उन्हें गांव वालों के समक्ष यह सब बुरा लग रहा था, क्योंकि लेखक आए तो थे बड़े फैलकर, पर जाते समय उन्हें ठूसम ठूसी का अनुभव करना पड़ा। जहां लेखक ट्रेन के द्वार के पास बैठे थे, वहीं एक आदमी पीठ पर गट्ठर लटकाए खड़ा था। गट्ठर भारी था, इसलिए वह भी बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता और ले गट्ठर लेखक के मुंह से रगड़ जाता, जो उन्हें अच्छा न लग रहा था।
कि उनके ऊपर जो दौलत और विलासिता का नशा छाया था वह उतर रहा है। वह अब नशों से बाहर सच्चाई की धरातल पर औंधे मुंह गिरकर यही सोच रहे हैं। ओह, मैं भी कितना मूर्ख था जो इस विलासी जीवन और धन की चकाचौंध में खो गया। ओह, ये धन का नशा। से मैं ये विनम्र निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आके अपने वक्तव्यों द्वारा हमारी छात्राओं को जीवन में सादगी और किस तरह से आगे बढ़ना है उसके लिए प्रेरित करें। मैं बता दूं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हिंदी के प्रकांड विद्वान, संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान है, प्रखर वक्ता है और बंगेश्वर महादेव मंदिर यानी जिसे हम नया मंदिर के नाम से जानते हैं उनके व्यवस्थापक भी हैं और हमारे ही विद्यालय की 2 छात्राओं के पितामह भी हैं। सर, आपसे विनती है कि आप आए। सम्मान्य श्री सरोज श्रीवास्तव जी, प्राचार्य और अन्य वरिष्ठ शिक्षकगण एवं सभी छात्राएं, आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर मुझे इस विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी मैंने जो नशा का मंचन विद्यालय के छात्राओं द्वारा किया गया, बड़ा ही सादगीपूर्ण लेकिन बहुत ही समसामयिक था, उसको देखा बड़ा आनंद आया। हम सब प्रेमचंद के संदर्भ में यहाँ खड़े हैं। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो इस विद्यालय के वरिष्ठ छात्राएं हैं, कि प्रेमचंद का कलकत्ता से बड़ा गहरा संबंध था। शायद आपको जहाँ मालूम होगा कि धनपत लाल श्रीवास्तव और नवाब राय से शुरू करके प्रेमचंद की यात्रा तो उनकी बाहर की रही, लेकिन मुंशी प्रेमचंद वो कलकत्ता में ही बने। उनके नाम के आगे मुंशी शब्द जो है कलकत्ता में ही जुड़ा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि हालांकि उनके नाम के आगे कहीं मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं होता था। इसी बड़ा बाजार में उस समय के एक वैद्यनाथ केडिया बल्कि बहुत अभूतपूर्व संपादक और साहित्यकार हुआ करते थे। उनके पास रसिक जनों की, साहित्यकारों की मंडली बैठा करती थी। तो उनके प्रेस में लिस्ट बन रही थी साहित्यकारों की। उस लिस्ट में मुंशी समर्थदान का नाम था, तो मुंशी शब्द जो उपनाम है खिसक के प्रेमचंद के सामने आ गया। अब उस एक छोटी सी गलती या आप मुद्रण की त्रुटि कह लें, प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद बना दिया। और उसके बाद से वैद्यनाथ केडिया ने कहा कि प्रेमचंद, आप तो मुंशी प्रेमचंद हो गए। बोले हुजूर, मुझे आपका ये तखल्लुस मुझे बहुत पसंद है। तब से भी मुंशी प्रेमचंद हुए। तो कलकत्ते को गौरव प्राप्त है कि उसने धनपत लाल श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद बनाया। और आज मुंशी तो नाम ऐसा जड़ा कि आज प्रेमचंद के आगे अगर मुंशी प्रेमचंद शब्द न प्रयोग किया जाए तो लगता है कि कुछ न कुछ खोया हुआ है। इतनी कम आयु 1880 से 1936, आप इस कालखंड को देखिए। आप लोग तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते होंगे। 1880 से लेकर और 1936 का जो दौर है, भारत के लिए बड़ा संक्रमण का दौर था। ट्रांजिशनल फेज कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में। एक बड़ा ही टर्मोइल है। 1857 के बाद यहाँ की जो सत्ता जो है अंग्रेजों की कंपनी से अब चली गई, अब ब्रिटिश क्वीन के बगल हाथ में। सत्ता का इंपीरियलाइजेशन हो जाता है, लेकिन सत्ता तो ऊपर की चीज है। सत्ता का इफेक्ट ऊपर दिखता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जीवन की जो बोलते हैं ग्राउंड रियलिटी में तत्कालीन जीवन में कितनी समस्याएं थी, उन समस्याओं को लिखने वाले बहुत सारे लोग थे। लेकिन आप प्रेमचंद के मानसरोवर 8 खंड को पढ़ें, उनके उपन्यासों को पढ़ें, उनकी कहानियों को पढ़ें, लगता है कि प्रेमचंद ने कलम यूं ही नहीं चलाया,
बहुत लोग अपनी बौद्धिक पांडित्य को दिखाने के लिए कलम चलाते हैं ताकि उनका नाम हो इतिहास में, वो अमर हो। लेकिन याद रखें, अगर डिक्शनरी से शब्दों को निकाल के जोड़ के आप एक पुस्तक बना भी दें, वे पुस्तकें कालजयी नहीं होती हैं, वे रचनाएं कालजयी नहीं होती हैं। कालजयी रचनाएं वही होती हैं जो लेखक के अंतस की अनुभूति होती है। तो प्रेमचंद ने तत्कालिक समाज के एक एक छोटे बारीक से बारीक टुकड़े को देखा, जिया और जीने के बाद उनको इतने सरल शब्दों में व्यक्त किया। ऐसी कहानियां जो आज तक किसी ने नहीं लिखा, ना ही प्रेमचंद की बराबरी कोई दूसरा हिंदी में लेखक कर पाया। उर्दू से होते हुए हिंदी में आना, और गरीबी ऐसी, वे एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर उन्होंने वो फूस की रात नहीं लिखी। आज आपको ऐसे गमले में खिले हुए गुलाब जैसे होते हैं ना, मैनिक्योर्ड वेल प्रून्ड जो गुलाब जो हमारे खिड़कियों पे जो सजते हैं, जिन्हें मिट्टी नसीब नहीं होती जमीन की, वे गुलाब देखने में अच्छे तो लग सकते हैं, लेकिन उसमें जीवन का सौंदर्य नहीं होता है, उनके जीवन में आंतरिक अनुभूति नहीं होती है। वे गुलाब जो होते हैं कृत्रिम गुलाब होते हैं। लेकिन जो मिट्टी में जो धंसते हैं, जो मिट्टी की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को सहन करके और जीवनी शक्ति लेकर स्वयं को जो प्रकट करते हैं, उनका प्रस्फुटन होता है, वह गुलाब ही जीवन की कालजयी स्थिति होती है। गमले में फूल खिलते हैं और मिट्टी में फूल हंसते हैं। खिलने और हंसने का जो अंतर है, यही जीवन के सौंदर्य बोध का अंतर है। तो प्रेमचंद की रचनाएं खिलने वाली नहीं थी, वो हंसने वाली थी। उनकी पीड़ा भी हंस रही है। उनकी पीड़ा में भी एक ऐसी आत्मीयता है। प्रेमचंद ने अपने पात्रों के माध्यम से गबन का पूरा प्लॉट कलकत्ता का है। गबन है, कफन है, पूस की रात है, और कितनी कहानियों का नाम है। इतनी सारी कहानियां, इतने सारे पात्र, इतने सारे गोदान है। गोदान में जीवन की ऐसी अनुभूति। एक व्यक्ति, हालांकि प्रेमचंद का जो व्यक्तिगत जीवन जैसा भी बताया गया था, यह माना जाता है कि परवर्ती काल में प्रेमचंद आस्तिक नहीं रहे। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा में आस्तिक नास्तिक का संघर्ष रहा है। आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को माने, और नास्तिक वो जो ईश्वर के अस्तित्व को न माने। मोटी सी परिभाषा में आपको दर्शन शास्त्र की बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन प्रेमचंद इन अर्थों में नास्तिक थे कि अगर यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, संपूर्ण जीव ईश्वर की संतानें हैं, चाहे एक छोटी सी चींटी से लेकर और पर्वत तक, अगर समस्त जीव जगत है परमात्मा की रचना है, तो परमात्मा की रचना में उसकी अपनी संतानों के बीच इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा अपमानजनक, इतनी ऐसी दुखद स्थिति कि मनुष्य के पीठ पर चढ़कर मनुष्य ने मनुष्य के शोषण का अंतहीन सिलसिला चालू किया। और उस शोषण का जो चित्रण प्रेमचंद के साहित्य में मिलता है, वैसा आप किसी और के साहित्य में खोज लीजिए, मुझे तो नहीं मिलता। मैंने जितना मैं जानता हूँ, मुझे और किसी भी लेखक, किसी भी उपन्यासकार, अच्छा देखिए, एक कथा होता है और उपन्यास होता है। शायद आप लोगों को अंतर मालूम है कि उपन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है। उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास शब्द का लिटरल इटिमोलॉजिकल मीनिंग में पूछ रहा हूँ आपसे। उसकी उपन्यास शब्द में 3 शब्द हैं, 3 है। उप, नी, आस। उप का अर्थ होता है समीप, नी माने लाना, और आस माने रख देना। अब जिसको नॉवेल बोलते हैं अंग्रेजी में ना, इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग जब जाएंगे ग्रेजुएशन में, तब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, तब उसमें आपको पता लगेगा कि नॉवेल क्या है। लेकिन अभी तो आप लोग 12वीं तक कहते हैं, यहाँ तो अंग्रेजी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। उपन्यास में समीप लाकर सब कुछ एक व्यक्ति का मानसिक सृजन होता है। संस्कृत में कहावत है, असारे काव्य संसारे कवि को निरंकुश। कवि जो प्रजापति होते हैं, रचनाकार जो होता है, अपने रचना धर्मिता की दुनिया में वह प्रजापति होता है, वह सृष्टा होता है, वह अपने अंदर की अनुभूतियों को, ये सारे काल्पनिक पात्र हैं। ऐसा नहीं कि किसी जीवित पात्र से अनुभूति के स्वर लेकर और काल्पनिक पात्रों के माध्यम से एक ऐसा जीवंत यथार्थपूर्ण रचना संसार खड़ा कर देना, यही उपन्यास कला की विधा।
अंग्रेजी में अगर आप लोग लिव रिजनेबल पढ़े या टॉल्स्टॉय के जो उपन्यास पढ़े, द वार एंड पीस पढ़े, अन्ना करेनिना पढ़े, आपको समझ में आएगा कि एक छोटी छोटी महत्वहीन घटनाओं को लेकर भी सृजन होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे घर में किचन में चूल्हे पर दूध चढ़ाया जाता है। आप दूध को गर्म करेंगे, देखिए दूध धीरे धीरे उबलेगा, उफरते वो बाहर गिर जाएगा। अगर उससे नहीं बनना तो आप स्विच ऑफ ना करें तो दूध उफर के गिर जाएगा। ये तो हर रसोई घर में रोज ही होता है, हम सबके सामने होता है। अरे बड़े कॉमन फिनोमिनन है हमारे लिए, कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन एक कवि के लिए तो क्या होता है, अगर दूध उफरता है तो किचन में काम करने वाली माताएं क्या करती हैं, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी उसमें डाल देता हूँ। अगर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दे तो फिर वो दूध को उफरना बंद हो जाता है, फिर वो बैक टू नॉर्मल चला जाता है। मैं इसकी साइंटिफिक रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साहित्य के दृष्टि से आपको बताना चाहता हूँ। ये घटना बड़ी सामान्य है, लेकिन प्रेमचंद जैसे जो प्रकृति के सूक्ष्म व्यवहारों के बड़े चतुर चितेरे हैं, जिनकी आंखें, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जगह कहा है कि द पोएट्स आई इन अ फाइन फ्रेंजी रोलिंग डथ ग्लांसेस फ्रॉम अर्थ टू हेवन एंड हेवन टू अर्थ। कवि की जो अपार दृष्टि है वो स्वर्ग से पृथ्वी तक और पृथ्वी से स्वर्ग तक मन की गति से तुरंत उसके कल्पनाशील जगत में चलती रहती है, तब जाकर वो कालजयी सृजन करता है। वही संस्कृत का एक कवि कहता है कि दूध और पानी की मित्रता तो जग जाहिर है, सबको मालूम है। तो कवि कहता है जब दूध बनने लगा, जब दूध चढ़ा गर्मी इस पर चूल्हे पे, तो बगल में पानी रखा था। तो दूध को लगा कि मैं अपने मित्र से मिलूं, पानी से मैं मिलूं और हम दोनों मिल के एकाकार हो जाएं। ये अलग है, मैं अलग हूं। तो वो बोला भले मैं जल जाऊं तो जल जाऊं, लेकिन अपने मित्र से मिलकर मैं एकाकार होना चाहता हूं। उसकी ओर लपका दूध, लेकिन तब तक गृहिणी ने वो पानी उसमें डाल दिया। जब ठंडा पानी दूध में मिला, दूध और पानी दोनों परमानेंट मित्र के मिलकर एक हो गए और दोनों शांत हो गए। एक छोटी सी घटना, रसोई घर की छोटी सी घटना भी एक सूक्ष्म चितेरे के लिए एक बड़ी आनंददायक को एक बोलते हैं एनेक्डोट हो जाता है। तो प्रेमचंद ने गरीबी का, अभाव का, शोषण का, रातों रात फूस की रात का जो है पात्र किस तरह से ठंडी, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोग साथ में पले बड़े हैं तो आपने वो चित्र नहीं देखे हैं। जिन लोगों ने, जिनका जन्म देहात में हुआ है, हम लोग पैदा हुए, हमने उन चित्रों को देखा है। पढ़ के लगता है कि प्रेमचंद भले उपन्यास लिख रहे हैं, भले काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिकता जो है हवाई नहीं है, ये जमीन पर भोगा हुआ यथार्थ है। और लेखक ने या प्रेमचंद ने अपने जीवन में उन घटनाओं को प्रत्यक्ष देखा, अपने शब्द दिए, अपनी कल्पना दी और एक प्लॉट दिया। और वे रचनाएं आज भी, गोदान कभी बूढ़ा हो सकता है, कफन कभी बूढ़ा हो सकती, ये कहानियां कभी वश्य देवस्य काव्यम न ममारम न जीर्यति। अरे जैसे ईश्वर का बना हुआ काव्य जगत है, इन्हें कभी पुराना होता है। याद रखिए, ये संसार पुराना नहीं होता, हम पुराने होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, हम काल के काल में समा जाते हैं। बट द ड्रामा ऑलवेज इट मस्ट गो ऑन, द ड्रामा नेवर स्टॉप्स। शेक्सपियर का एक कोटेशन है, one is a poor player who struts and falters upon the stage. He is clad and thundered, and lo, he is heard no more. जीवन एक रंगमंच है, हर रंगमंच पर हम सब अपना अपना अभिनय करने के लिए आते हैं। अभिनय के क्रम में जैसा भी नशा हुआ था ना ईश्वरी को, धनवान दोस्त के संगत में आकर उस पर भी नशा चढ़ गया था, हमको भी अपने अभिनय का नशा चढ़ जाता है। हम अपने आप को प्रीमियम वैल्यू के साथ अभिनय करने लगते हैं, हम लड़खड़ाते हैं अभिनय में, इम्बैलेंस अभिनय करते हैं, सामने वाले श्रोता तालियां बजाकर हमें हुट करते हैं, तो हम उसको एक्वलेट समझने लगते हैं, आहा लोग मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, और हम उसको कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, जबकि हम हुट आउट होते हैं। He is faltered and thundered and lo, he is heard no more.
अंत क्या होता है कि रंगमंच के एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे से बैक टू ऑब्लिवियन हम चले जाते हैं। लेकिन ये रंगमंच ऐसा ही रहता है। The stage never changes. The acts may change, but the actors may change, and they are likely to change. They are perished, they are gone to oblivion, but the stage is always on and on. ये जीवन का सौंदर्य है, ईश्वर की सृष्टि है। इस सृष्टि में जिसने उसके गुणों को धारण किया, जिसने सूक्ष्म चितेरे की तरह प्रकृति के उन गुणों को धारण किया, वो कालजयी हो गया। प्रेमचंद इसलिए प्रेमचंद नहीं है, उन्होंने कहानियां लिखी। कहानियां तो हजारों लोगों ने लिखी, अलग अलग भाषाओं में भी लिखी। आज शरद चंद्र को कोई बुला सकता है बांग्ला में? बांग्ला साहित्य से अगर शरद चंद्र को, कवि गुरु रविंद्रनाथ को निकाल दिया जाए तो बांग्ला साहित्य कितना बचेगा और क्या बचेगा? जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष और रंग है जिसमें कवि गुरु की लेखनी नहीं चलाई हो? ऐसी कोई विधा नहीं है साहित्य की जिस पर लेखनी न चलाई हो। प्रेमचंद ने सारी विधाओं में लेखनी नहीं चलाई, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से, अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, जीवन के सूक्ष्म सौंदर्य बोध के माध्यम से और ग्रामीण, और उन्होंने किसी शहरी जीवन पर, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी पर अपनी कलम नहीं चलाई, क्योंकि उस समय उनका जीवन अधिकांश गांव में बीता, लखनऊ में बीता, लखनऊ में बीता, कलकत्ता में आते जाते थे। उनका और उनके वेशभूषा, फटे हुए जूते, इतनी रॉयल्टी नहीं मिलती थी उस जमाने में कि प्रेमचंद जी अपना ठीक से गुजारा कर सके। आज तो एक एक कहानी के लोगों को लाखों लाखों रॉयल्टी मिल जाती है, लेकर बड़े ठाट से जीते हैं। लेकिन वो संघर्ष का दौर था, और एक ऐसा दौर जो सामाजिक विघटन का भी दौर था, उसके ऊपर साम्यवाद भी था, विभिन्नवाद था। प्रेमचंद को भी प्रगतिशील लेखक संघ के खोटे में बांधा गया। एक बार वो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन प्रेमचंद को एक खूंटे में बंधना पसंद नहीं था। खूंटे में जानवर बनते, गाय को, पशु को खूंटे में बांध दो, वो बंधी रहेगी, लेकिन मनुष्य का जिसके पैरों में बेड़ी लगी रहे, जो वैचारिक रूप से बंधा रहे, हमें खुलना होगा। उत्तिष्ठत जागृत प्रभराम निबोधत सुरस्य धाराम निशुतम दुरत्या दुर्गम पथस्थत कवयः वदन्ति। बोलते थे स्वामी विवेकानंद, उठो जगो, प्राप्त वरान निबोधत। जो जीवन में प्राप्तव्य है वो श्रेष्ठ पुरुषों से जानो, उसका अधिगम करो, उसका बोध लो। क्यों? सुरस्य धाराम निशुतम दुरत्या। ये ज्ञान का मार्ग जो है वो सूर्य के धार पर चलने जैसा है। It is just like walking at treasure's edge. दुर्गम पथस्थत कवयः वदन्ति। यह ज्ञान का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलने के लिए खुद भी उस दुख के साथ रूबरू होना पड़ता है, उस आगे के दरिया में घुसना पड़ता है। जब उस आगे दरिया की अनुभूति होती है, अब अनुभूति के उस कदर से गुजरने के बाद प्रेमचंद बने। और आज प्रेमचंद, मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियां भी प्रेमचंद को भूल जाएंगे। हिंदी साहित्य जब तक जिंदा रहेगा, प्रेमचंद जीवित रहेंगे। प्रेमचंद इस हाड़ मांस के शरीर से भले जीवित न हो, लेकिन अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से बराबर जीवित रहेंगे हमारे बीच में। वो कभी नहीं मरेंगे, उनके विचार कभी नहीं मरेंगे। उनकी कहानी का जो कथ्य है, उनका जो भाषण में गलत शब्द का प्रयोग करेगा, उनके जो भाषिक जो चिंतन है, कभी पुराने, एवर यंग, एवर फ्रेश, एवर एनलाइटनिंग रहेंगे। और आप सब तो विद्यार्थी हैं, जीवन के 11वीं 12वीं के अंतिम क्षणों में हैं। अगले वर्ष आप कॉलेज में जाएंगे, जीवन का कैनवास बड़ा होगा आपके लिए। ये जो अभी जो आपका कैनवास है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी ब्रॉडर एंड ब्रॉडर। जीवन के कई तरह के रंग उस कैनवास में भरे जाएंगे। आप अपने जीवन में यथार्थ को याद रखें। आज का आपका जो वर्तमान का जो आपका जो सुविधापूर्ण जीवन है, यह आपके परिवार और आपके माता पिता के पास है। आप अपने जीवन में अपने रास्ते पर चलेंगे, जब अपना रास्ता खुद तय करेंगे, जब बनाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि जीवन का यथार्थ होता क्या है। अभी तो जो कुछ भी है, परिवार है, माता पिता है, सब कुछ है, समाज है। तो इस रिसोर्स को यूज करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बनने का, एक अच्छे सुधी विद्यार्थी बनने का, एक सेंसिबल सिटीजन बनने का एक मार्ग जो है। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, मुझे आपको बता दूं, मैं इस विद्यालय से पहले दिन से जुड़ा हूँ। जिस दिन ये तो बना नहीं था, तो सामने वाला जो गर्ल्स सेक्शन है, पहले इंस्पेक्शन के दिन मैं श्रीवास्तव जी के साथ आया था, जब ICSE बोर्ड के चेयरमैन फ्रेंसिस हैंथम आए थे इंस्पेक्शन में।
तो ये विद्यालय हम लोगों के प्राणों में बसा हुआ है। ये जो अग्रसेन है ये अपने आप में कह सकती हैं मॉडल और क्षेत्र एक विद्यालय है, लेकिन ऐसा नहीं मैंने देखा है कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ है और कैसे कैसे विचार कैसे कैसे उन प्रतिकूलताओं के बीच में भी श्रीवास्तव जी और टिकमानी जी जो हमारे बीच नहीं रहे, क्या अन्य उदार मना लोगों ने इस विद्यालय को एक नया रूप दिया। अदरवाइज डॉन बॉस्को के बाद कोई विद्यालय ही नहीं था इस इलाके में, लेकिन आज यहाँ पर 28 विद्यालय हैं। इस अंचल में 28 विद्यालय हैं, छोटे बड़े मझोले जो कुछ भी करें, और सारे विद्यालयों में विद्यार्थी को शिक्षा का जो लोहे लकड़ का हब था, जहाँ केवल फाउंड्रीज हुआ करती थी, मजदूरों की और कुलियों की बस्ती थी, आज शिक्षाविदों की बस्ती हुई, इसका बहुत बड़ा श्रेय अग्रसेन को जाता है। और मैंने देखा कि मैं आपकी प्रशस्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पिछले 26-27 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने देखा, फिर MC केजरीवाल, इसी की प्रेरणा के MC केजरीवाल बना और सारे बनते गए, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ये अग्रसेन कॉलेज बना, ये अग्रसेन बॉयज स्कूल बना, ये सब बनते गए, इसी की देखा देखी और सारे विद्यालय बनते गए। तो एक शिक्षा का जो दीप जलाएं, जो का हाथ बढ़ाएं, और गार्गी मैत्रेयी आदि को बनाने में जो इस विद्यालय का योगदान है, मैं कह नहीं सकता, आई एम स्पीचलेस। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मेरी नतीनी, मेरे ग्रैंड डॉटर इस विद्यालय में पढ़ती है, इसी विद्यालय में 7वीं कक्षा के छात्र है। मुझे तो बहुत आनंद आता है और मुझे आकर बहुत खुशी है आप लोगों से मिलकर। आपका नमस्कार। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु कुछ भी शानहीन, अर्थात साहित्य, संगीत, कला के बिना मनुष्य साक्षात पशु है। कर्म ही पूजा है जिनके लिए, उसी कर्म प्रेमी मुंशी प्रेमचंद जी का दिन मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में एक नहीं अनेक बहुमूल्य अनमोल वचन कहे, पर 2 मैं आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं। तो ये बातें बच्चों हमको अपने जीवन में भी अपनानी होगी। आज के इस कार्यक्रम हेतु सर्वप्रथम मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री प्रभुनाथ तिवारी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। उनके मधुर वचनों को सुनने का हम सबको शुभ अवसर मिला। साथ ही परम आदरणीय पूजनीय अपने प्राचार्य श्री सरोज कुमार श्रीवास्तव जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। धन्यवाद करती हूँ अपने उप प्राचार्य आदरणीय मैडम कामली नाथ जी का, मैडम गांगुली, वित्त अधिकारी सुब्रतो भट्टाचार्य मैडम जी का, मैडम पम्मी अग्रवाल, मैडम ममिला जी का, और अपनी प्यारी छात्राओं का भी, जिन्होंने बहुत कम समय में इसकी तैयारी की, इस कार्यक्रम की, और वह खूबी निभाया। अंत में अपनी सभी हिंदी विभाग की अध्यापिकाओं का भी धन्यवाद करती हूँ, खास तौर पे अपनी हिंदी की वरिष्ठ अध्यापिका मैडम पुष्पा मिश्रा, जो मेरी छोटी बहन की तरह हैं, जिनके नेतृत्व में आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में सबके सुखमय भविष्य की कामना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् भाग् भवेत्। जय।